हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज 25th ऑफ अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। गाइज, ये है हमारा क्विज नंबर 40। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इसी तरीके से डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस लिली केस इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। थॉमस लिली मामला खबरों में है, इसका संबंध किससे है? करेक्ट आंसर will be option B, invalidation of section 84 of RPA। बेसिकली 2013 में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की थॉमस लिली केस में, जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसका सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। बेसिकली है क्या ये प्रोविजन? अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने से पहले 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए अपनी अपील को रखने के लिए, अपने व्यू पॉइंट को रखने के लिए अपने डिफेंस में। लेकिन जब ये जजमेंट आई थॉमस लिली केस में तो इसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया कि, और यहाँ पर इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात की कि जो भी कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं, अगर कोई एमपी ने किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उनको इंस्टेंट डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए उनकी पोस्ट से, ना कि उनको किसी भी तरीके का कोई लीनियंसी नहीं देनी चाहिए, किसी तरीके का टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि थॉमस लिली केस बेसिकली किससे एसोसिएटेड है। Next question is, among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है? बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने जो यूपीएससी में पूछा गया था वहां से लिया है, 2022 का ये क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अगर हम बात करें मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड की, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका सबसे बड़ा एमिशन का जो सोर्स है वो है इरिगेटेड राइस फील्ड्स। अगर आप इस इमेज को देखें तो एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा एमिशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, और अदर सोर्सेस भी हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, मैन्योर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंबस्शन, ये अदर सोर्सेस हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा मीथेन एमिट होती है एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में इसको आयोजित करवाया गया और इसका इनॉग्रेशन किया इंडिया के लोकसभा स्पीकर ने। इफ वी टॉक अबाउट कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सीपीए क्या है, तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एक ग्रुप है, और ये उनको फैसिलिटेट करता है कैसे कि रेगुलर बेसिस पर कंसल्टेशंस को फैसिलिटेट करके, और जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके, तो उनके बीच में आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करके, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है डेमोक्रेसी में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इसको हाईलाइट करता है। इसको सबसे पहले 1911 में फाउंड किया गया था और उस टाइम पे इसका नाम था एम्पायर पार्लियामेंट एसोसिएशन। बाद में 1948 में इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया एज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन। तो आपको ये वेन्यू पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को, कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान। और ये कौन सा सेशन था? तो ये 9th सेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following has constituted an advisory board on banking frauds in India? निम्नलिखित में से किसने भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी पर एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बेसिकली हाल ही में जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में जो फ्रॉड्स होते हैं, करप्शन के केसेस आते हैं, उनको एग्जामाइन करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड को
कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है बेसिकली, इससे पहले भी किया जा चुका है, सो दैट कि जो भी ऐसे फ्रॉड केसेस हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में, तो उनको एग्जामाइन किया जा सके बिफोर रेफरिंग टू सीबीआई। सीबीआई में केसेस को पहुंचाने से पहले इनको एग्जामाइन कर लेना चाहिए, इसलिए ये पर्टिकुलर एडवाइजरी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अगर हम बात करें सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट की एपेक्स बॉडी है करप्शन से रिलेटेड केसेस को एड्रेस करने के लिए। 1964 में इनको, इस पर्टिकुलर बॉडी को क्रिएट किया गया था और 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, यानी कि अब इसके लिए एक लॉ पास किया गया और लॉ के जरिए, एक्ट के जरिए इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या सीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, और ये डेट पता होनी चाहिए स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बेसिकली, कि कब इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन? हाल ही में किस देश को अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नाइजर को हाल ही में जो अफ्रीकन यूनियन है उसके मेंबरशिप से इसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में हमने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी पढ़ा था, जिसमें देखा था कि वहाँ पर नाइजर में बेसिकली हाल ही में मिलिट्री ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया है और वहाँ के प्रेसिडेंट को पावर से हटा दिया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अफ्रीकन यूनियन ने ये स्टेप लिया है और नाइजर को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप से इसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल न्यूज है ये। और इफ वी टॉक अबाउट नाइजर, कि जो नाइजर है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की, इसकी कैपिटल है नियामी एंड करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नाइजर से रिलेटेड, आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाइजर के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो वो हैं अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया एंड बुर्किना फासो एंड माली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं नाइजर की जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन लोकेटेड? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिस अबाबा में जो अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एंड अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं, इसका पार्ट हैं। एंड इसको सबसे पहले फाउंड किया गया था 9 जुलाई 2002 में डरबन, साउथ अफ्रीका में। और और इसके लिए एक 1999 में बेसिकली एक डिक्लेरेशन पास किया गया था, सरिटे डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, इथियोपिया में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर? द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, विपुल राखी। ये पर्टिकुलर जो बुक है द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इसके ऑथर हैं विपुल राखी, जिसको हाल ही में पब्लिश किया गया है। तो ये न्यूज में है, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार? निम्नलिखित में से किसने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की संकल्पना की है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने हाल ही में एक स्कीम को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। और बेसिकली अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो टारगेट है वो यही है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना एंड सिटीजन्स को एम्पावर करना। CBIC की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका एक पार्ट है और इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1961 में।
तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस वीडियो में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। जो आरबीआई है उसको किस साल बेसिकली नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों के लिए आज के लिए क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप का मेंबर कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, रशिया एंड यूएसए। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। और इसी तरीके से कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग दीज करंट अफेयर क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।